दोस्तों कहते हैं कभी अपराध और अपराधी छुपता नहीं है। कभी ना कभी कानून के हाथ अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून से नहीं बच पाता। ऐसी ही एक कहानी आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जब एक अपराधी 15 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा तो वो खुद अचंभित हो गया और पुलिस से बोला, पहले ये बताओ मुझे ढूंढा कैसे। दोस्तों ये बात है सन 2018 की, बेंगलोर की। और बेंगलोर में एक ऑफिस है, एक कंपनी है ओरेकल कस्टमर केयर का ऑफिस। वहां पे रात के 12 बजे हुए थे और सभी एम्प्लॉय अपना काम कर रहे थे। जो कस्टमर केयर सेंटर था वो 7वीं मंजिल पर था। तो वहां पर एक एम्प्लॉय के पास रात के 12 बजे कंपनी का पियोन आता है। पियून उसे आकर कहता है उस एम्प्लॉय को कि आपको नीचे दो लोग वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। तो एक बार तो वो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा अचंभित हुआ कि रात के 12 बजे कौन उससे मिलने आ सकता है। लेकिन उसने सोचा कि कई बार ऐसा होता है उसके यार दोस्त उससे मिलने आ जाते हैं, हो सकता है कोई उसका फ्रेंड आया हो। तो वो जब वहां से 7वीं मंजिल से जो उसका ऑफिस था वहां से वेटिंग एरिया में आता है तो वहां देखता है कि दो लोग खड़े हैं जो कि जिन्हें वो जानता नहीं था, जो उसके लिए अननोन थे, उन्हें वो पहचान नहीं पाया। तो उनमें से एक बंदे ने हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने बोला, हेलो तरुण। तो तरुण के लिए ये नाम ऐसा था कि वो तरुण अपने आप को भी भूल चुका था, क्योंकि ये 15 साल बाद वो इस नाम को सुन रहा था जब उसे बोला गया हेलो तरुण। तो उसने हाथ आगे बढ़ाया तो वो एक तरह से देखना चाह रहे थे जैसे उसके हाथ में कहीं चोट लगी हुई है। जो जिस फिंगर में अंगूठी पहनी जाती है वो उसकी अंगुली टटोलने लगे। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये वही बंदा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, ये वही इंसान है जिसे हम ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने वो वेरीफाई कर लिया कि उंगली उसकी टेढ़ी थी जो जिसे वो ढूंढ रहे थे, और वो वेरीफाई हो गया था तरुण की ये वास्तव में तरुण ही हो सकता है जिसको उन्होंने बुलाया है। और जब जिस बंदे को उन्होंने बुलाया था तो वो एकदम से बहुत ज्यादा शॉकिंग हो गया कि उसे लगा एकदम से जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो, क्योंकि 15 साल से इस नाम से वो अनजान था। 15 साल बाद वो इस नाम को सुन रहा था। इस बंदे ने उससे हाथ मिलाया था और बोला था हेलो तरुण। उसी ने कहा कि तरुण बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, अब तुम बहुत भाग लिए, अब तुम पुलिस की गिरफ्त में हो। तो तब उस एम्प्लॉय को, उस तरुण जिसे वो तरुण बोल रहे थे, उसे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तो फिर वो पूरी टीम, जो दो लोग वहां थे, वो नीचे लेके गए और वहां पर उसने देखा कि अहमदाबाद पुलिस की पूरी क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर खड़ी थी। और जो बेंगलोर पुलिस थी, बेंगलोर पुलिस को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि हम इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब वो लोग वहां पे आए, नीचे आए, तो उनमें से एक ऑफिसर ने अपने सीनियर को मैसेज करके बताया और उसकी तरुण की फोटो भेजी और उस मैसेज में लिखा गोट इट, जो कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा गया था। और तरुण को उन्होंने यही कहा कि मिस्टर तरुण, अब आपका खेल खत्म हो चुका है, आपने बहुत लुका छिपी खेल ली। इस पूरे किस्से को जानने के लिए चलते हैं सन 2003 में। ये बात है सन 2003 की। तरुण, धीमराज और सजनी दो हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। और जो तरुण धीमराज थे वो फिजिकल टीचर थे स्कूल में, और जो वाइफ थी उनकी सजनी, वो बैंक में एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात थी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे और उनकी दिसंबर 2002 में शादी हुई थी। और जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी। इनका परिवार केरल में रहा करता था, दोनों केरल से बिलोंग करते थे। तो वहाँ पे इनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये अहमदाबाद आ जाते हैं। ये सब होने के बाद जैसे अहमदाबाद में सजनी के घर वाले भी वहाँ अहमदाबाद में रहा करते थे, तो ये पूरा परिवार, मतलब उनके ससुराल वाले भी और ये दोनों भी वहाँ पे रहा करते थे। ये दोनों एक अपार्टमेंट पे रहते थे। लेकिन जब कभी भी तरुण कहीं बाहर जाता किसी काम से, तो वो अपनी वाइफ को बोल जाता था कि अब अगर आप यहाँ पे अकेली मत रहना अपार्टमेंट में। कई बार ऐसा होता है, चोरी हो जाती है, कि उनकी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो वो अकेला फील ना करे, इस वजह से बोल जाता था कि आप अपने घर वालों के पास चले जाया करो, क्योंकि उसके घर वाले भी अहमदाबाद में ही रहा करते थे। तो 5 फरवरी को, जैसे ये 5 फरवरी 2003 की बात है, 5 फरवरी 2003 को जब वो सजनी अपने घर से, यानी कि अपने घर से अपने हस्बैंड के वहां आ रही थी,
उसके अपार्टमेंट में जा रही थी तो अपने पापा से उसने कहा कि पापा कुछ पैसे हैं, मैं पेट्रोल डलवा दूँ। तो उसके पापा को थोड़ा एक तरह से शॉकिंग लगा कि मतलब इसके पास इतने भी पैसे नहीं है, ये बैंक में जॉब भी करती है, हस्बैंड भी अच्छा कमाता है, तो इसके पास इतने भी पैसे नहीं है। तो उसे एक बार लगा कि, तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या दामाद जी आपको अच्छे से नहीं रखते? तो उसने टाल मटोल कर दी कि नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे अच्छे से रखते हैं। अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और 14 फरवरी की शाम 7:30 बजे वो अपनी बहन को कॉल करती है, अपनी बहन से अच्छी तरह से बातचीत करती है। और उसी रात 14 फरवरी 2003 को ही तरुण का फोन जाता है अपने ससुराल वालों के पास, यानी कि जो सजनी थी उसके घर वालों के पास मैसेज जाता है, कॉल करता है। वो कहता है कि एक बार आप हॉस्पिटल आ जाइए, स्थिति खराब है, कि आप थोड़ी कंडीशन खराब है, आप एक बार हॉस्पिटल, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, सीरियस बात है। तो घर वाले जल्दी से वहाँ हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। तो वहाँ वो देखते हैं कि सजनी थी, जो सजनी वहाँ पे मृत पड़ी थी, सजनी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका किसी ने दुपट्टे से गला घोटा हुआ था, गला घोटकर उसकी हत्या की गई थी, ऐसा महसूस हो रहा था। पुलिस को भी लगा कि लूटपाट का मामला है, मतलब पुलिस को वहां पे जब पुलिस आई तो पुलिस को लगा कि लूटपाट के इरादे से किसी ने यहाँ पे हमला किया है। और जो सजनी पे हमला हुआ है, सजनी का जो उन्होंने देखा कि दुपट्टे से कैसे गला घोटा गया, तो उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पे लूटपाट के इरादे से शायद ये सब किया गया और यहाँ पे सजनी की हत्या की गई है। मतलब किसी को और किसी पर शक नहीं हुआ। जो एक तरह से फर्स्ट साइट में जो लगा सभी को, वो यही लगा कि लूटपाट के इरादे से यहाँ पे ये हत्या की गई है, क्योंकि तरुण बहुत बार बोलता था अपनी पत्नी को कि आप यहाँ अकेले मत रहा करो। इसी वजह से वो अपने मायके वालों, उसके मायके वालों के पास उसको भेज दिया करता। वहां पे तरुण लगातार रो रहा था। जब उसका अंतिम संस्कार किया गया सजनी का, तो उस टाइम पे तरुण इस हालत में नहीं था कि वो उसका अंतिम संस्कार करे। तो तरुण के बड़े भाई ने ही उसका अंतिम संस्कार किया, जो सजनी थी उसका। और वहां पर जब तरुण की हालत खराब होने लगी तो तरुण को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तरुण को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया क्योंकि उसकी कंडीशन लगातार खराब हो रही थी। तो पुलिस को, किसी को तरुण पे कोई शक नहीं था, क्योंकि उन्हें सबको लग रहा था ये सदमे में है, इस वजह से ये बहुत परेशान है। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो 16 फरवरी 2003 को तरुण के भाई का फोन जाता है पुलिस के पास। पुलिस के पास तरुण के भाई का फोन जाता है और उसका भाई कहता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब है, वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो पुलिस ये सुनते ही बहुत ज्यादा चौकन्नी हो गई और पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस को लगा, जो उसे अभी तक किसी तरह का तरुण पर शक नहीं था, पहली बार शक की सुई तरुण की तरफ चली गई कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो, यहाँ पे इसमें तरुण का हाथ जरूर हो सकता है। और तरुण इसी वजह से गायब हुआ है कि उसे लग रहा था कि वो पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और वो जो भी कर रहा था वो नाटक कर रहा था। पुलिस ने वहां पर तरुण के घर वालों से बात की थी कि तरुण के पुलिस वालों को थाने लेके गए, उनसे पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की कि कहीं इनका कोई हाथ तो नहीं है तरुण को भगाने में, कहीं इस पूरी साजिश में ये तो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन तरुण का कहीं भी पता नहीं चला। पुलिस ने भी पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया, पूरी सर्चिंग की, लेकिन तरुण कहीं नहीं मिला। फिर 2006 में जब सजनी के घर वालों को लगा कि केस बहुत ठंडा हो गया, कोई इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, तब 2006 में वहां के सीएम, जो गुजरात के सीएम उस टाइम पे मिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उनसे सजनी का परिवार मिला और उनसे न्याय की गुहार की। तब इस केस में कुछ तेजी आई और पुलिस ने इसे तेजी से छानबीन करना इस केस में शुरू कर दिया। पुलिस ने इस केस में गहराई से छानबीन शुरू की और तरुण की कुंडली खंगालनी शुरू करी। तो उन्हें पता चला कि तरुण की एक गर्लफ्रेंड है और वो गर्लफ्रेंड के पास पहुंचते हैं, गर्लफ्रेंड से बातचीत करते हैं कि गर्लफ्रेंड से उसका कोई संपर्क तो नहीं है। तब उन्हें पता चलता है, वो गर्लफ्रेंड उसकी बताती है कि 16 फरवरी 2003 को तरुण का फोन आया था, यानी कि 14 फरवरी को हत्या हुई थी और 16 फरवरी को ही वो हॉस्पिटल से भागा था। और उसी दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था और बताया था कि मैंने ये काम कर दिया है। तो वो, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बोला कि मैं किसी हत्यारे के साथ शादी नहीं कर सकती। तो गर्लफ्रेंड ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उसने बोल दिया था मैं एक अपराधी से शादी नहीं कर सकती और एक अपराधी का साथ नहीं दे सकती। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई
कि शायद तरुण ने इसी वजह से अपनी पत्नी की हत्या की थी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। पुलिस ने इसमें गहन छानबीन की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। बाद में पुलिस को पता चला कि 2009 में तरुण अपने माँ बाप से केरल में लास्ट बार मिला था, क्योंकि उसके माँ बाप भी अहमदाबाद से अब केरल चले गए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, केस ढीला होता गया, लेकिन जो भी अफसर आता वो उस फाइल को देखता जरूर था कि इस फाइल को देखें कि ये कहाँ पर है, क्यों नहीं मिल पाया अब तक। लेकिन धीरे धीरे सब लोग उस केस को ठंडे बस्ते में डाल देते। लेकिन 2016 में एक अफसर आए, एक पुलिस ऑफिसर ने उस फाइल को खोला और उस फाइल को गहनता से उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा, तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी टीम को बोल दिया कि हमें इस केस पर काम करना है। और 2016 में जिन अफसर ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू की, उन्होंने बहुत बारीकी से इस पर कार्रवाई करना शुरू किया। 2016 में उस लड़की से जिससे उन्हें प्यार हुआ था तरुण को, और जिससे वो शादी करना चाहता था, उस लड़की के संपर्क में पुलिस वापस आई। पुलिस सोचना चाह रही थी कि देखना चाह रही थी कि कहीं उस लड़की के संपर्क में तो वापस तरुण नहीं है। तब उन्होंने बात की उस लड़की से, तो उसने बताया कि उन्होंने उसके कुछ दोस्तों ने दिल्ली के एक मॉल में तरुण जैसा हमशक्ल कोई उसकी शक्ल जैसा देखा है, जो दिल्ली में मॉल में उन्हें दिखा था। तो पुलिस के उसमें कान खड़े हो गए। पुलिस ने वहां पे दिल्ली में जाकर चीजों को देखा, पता लगाने की कोशिश की कि कहीं तरुण यहाँ पे मिल जाए, लेकिन तरुण वहां पर नहीं मिला। तरुण को अलग अलग लोकेशन पर देखे जाने की बात की जाने लगी। अब जब बार बार अलग अलग लोकेशन वो बदलता रहा, पुलिस को चकमा देता रहा, शायद हो सकता है उसे पता चल गया हो कि अभी भी पुलिस उसके पीछे है, क्योंकि ये बात हो गई थी लगभग 13 साल बीत चुके थे। अब आ गया था 2016 और ये केस था 2003 का। तो शायद तरुण भी धीरे धीरे अब सोचने लगा था, जब टाइम बीतता गया, कि शायद अब चीज़ें बदल गई हों, शायद अब पुलिस उसके पीछे ना हो। लेकिन वो फिर भी पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस ने इस केस में लगभग 4000 मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डाला। मोबाइल से ये एक तहकीकात करना चाहती थी पुलिस, ये देखना चाहती थी कि कौन लोग कहाँ पे बात करते हैं, कहीं तरुण से उनका संपर्क तो नहीं है। सभी रिश्तेदारों के, सभी घर वालों के, उसकी माँ, भाई, सभी रिश्तेदारों के नंबर पुलिस ने सर्विलांस पे डाल दे रखे थे। जो भी बातचीत होती थी पुलिस सब उसको ट्रेस करती थी, सब चीज़ें देखती थी, कहीं से कोई क्लू उन्हें मिल जाए कि वो तरुण तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, तो पुलिस को वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि यहाँ पे कुछ उन्हें मिल जाए। वो उनकी माँ, जो तरुण की माँ थी, उसका नंबर भी उन्होंने सर्विलांस पे डाल रखा था। वो पूरा देखते थे किससे बात होती है, लेकिन उन्हें यही चीज़ होती कि वो हमेशा अपने रिश्तेदारों से या अपने दूसरे बेटे से बात करती है। तरुण का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस ने लगातार तरुण की माँ का नंबर ट्रैकिंग पे डाल रखा था। उन्हें लगता था कि कभी तो ऐसा होगा कि तरुण अपनी माँ को फ़ोन करेगा, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ अकेली थी। तो वो पुलिस को भी यही अंदाजा था कि शायद एक ना एक दिन वो अपनी माँ को कॉल करेगा। तो पुलिस डेली इन चीज़ों को देखती, जो नंबर से कॉल आता उनको वेरीफाई करती। उसकी माँ के पास जो भी फ़ोन आएगा उसको पुलिस वेरीफाई किया करती थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ के पास एक लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आता है, जो कि बेंगलोर का नंबर होता है। लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आया तो पुलिस के कान खड़े हो गए कि इसकी तरुण की माँ के पास लैंडलाइन नंबर से किसका फ़ोन आ सकता है, क्योंकि मोबाइल नंबर वगैरह सब सर्विलांस पे डाल रखा था। तो ये चीज़ देख के पुलिस चौकन्नी हो गई। पुलिस ने वेरीफाई किया। पुलिस ने जब देखा कि ये नंबर कहाँ का है, पुलिस ने उस नंबर की जांच की, तो पता चला कि ये बेंगलोर का एक कस्टमर केयर है ओरेकल के नाम से, और उसी का ही ये नंबर है। तो इस पर डाउट हुआ कि उसकी माँ के पास एक कस्टमर केयर से, ओरेकल कस्टमर केयर से लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आने का क्या मतलब है। जब पुलिस को डाउट हुआ, उन्होंने चीज़ों को वेरीफाई किया। जब उनका एक तरह से डाउट पुख्ता हो गया, तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलोर पहुंच गई और वहां से बेंगलोर पुलिस को अपने साथ लिया। और ये लोग वहां पर ओरेकल कस्टमर केयर के एचआर डिपार्टमेंट में गए और उन्होंने एचआर को कहा कि हमें आपके पूरे एम्प्लॉय की पूरी डिटेल चाहिए। आप पूरी डिटेल बताएं, उनके नाम, मोबाइल नंबर, ये सब सारी डिटेल को, उन कहाँ से बिलोंग करता है, सब चीज़ें हमें सारी डिटेल आपको बतानी होगी। ये एक रूटीन, एक तरह से वेरिफिकेशन है, जो सारी डिटेल हम आपको आप हमसे शेयर कीजिए।
तो वहाँ के एचआर ने मतलब उन्होंने फील नहीं होने दिया कि हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल जानना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा होने से वो वहाँ से भाग जाए और वो अब भी उनके हाथ से निकल जाए। तो एचआर से सारी डिटेल लेने के बाद उन्हें क्राइम ब्रांच की पुलिस को पता था, जो अहमदाबाद से पुलिस आई थी उसको पता था कि उसकी उंगली में चोट लगी हुई है, उसकी उंगली टेढ़ी है। तो उन्होंने सबकी उंगली जैसे चेक की, सब एम्प्लॉय की डिटेल के बाद, तो जैसे उनके सामने एक नाम आ रहा था बार बार, परवीन। तो परवीन नाम उन्हें कहीं ना कहीं सुना हुआ था, परवीन के नाम से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा नाम था जो बार बार उन्हें सुनने को मिल रहा था। अब जो ये नाम था वो ये नाम था कि जब उसकी माँ फोन पर बात किया करती थी तो इस तरह का नाम का ही जिक्र किया करती थी, ये सारी चीजें होती थी, क्योंकि उसकी माँ से जब बात किया करता था वो तो परवीन के नाम से ही बात किया करता था। अपने आप को उसने परवीन बोला था, परवीन, उसने अपने आप को परवीन के रूप में बदल दिया था। तो वहां से ही सारी चीजें पुख्ता होने के बाद वहां पे जो टीम पहुंची थी, ये सारा किस्सा तब हुआ कि उसे वहां से बुलाया गया और उसकी उंगली चेक की गई कि माँ ने को लैंडलाइन से फोन क्यों किया। उसने इसलिए किया कि उस दिन मोबाइल नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम थी और उसे थोड़ी चिंता हो रही थी अपनी माँ की कि माँ घर पर अकेली है। इस छोटी सी गलती ने उसको पकड़वा दिया कि उसे लैंडलाइन नंबर से फोन करना भारी पड़ गया। 10 साल से यहां पर इस ओरेकल कंपनी में जॉब कर रहा था और किसी को उस पर डाउट नहीं था और वो यहां पर नाम बदल के रह रहा था। उसका नाम अब तरुण नहीं, उसका नाम अब परवीन बटेले था। इस समय उसके 2 बच्चे भी थे और जो उसकी वाइफ निशा थी वो भी उसके बारे में नहीं जानती थी कि वो एक कातिल है और वो एक कातिल के साथ रह रही है। उसकी पत्नी निशा उसके साथ जॉब किया करती थी, जो फिर उन्होंने दोनों ने शादी कर ली थी। और ये जो कहानी है उसने बताया कि परवीन बटेले नाम उसका कैसे पड़ा, ये नाम उसने कैसे लिया। जब 2003 में वो में एडमिट था और हॉस्पिटल से वो भाग गया था तो उसका एक दोस्त था इंदौर में जो कि एक कोचिंग सेंटर चलाया करता था। तो उसने उससे संपर्क किया और वो इंदौर अपने दोस्त के पास पहुंचा। ये कहानी अब वहां पर परिवर्तित हो रही है कि इसका नाम परवीन कैसे पड़ा, अपना नाम उसने परवीन कैसे रखा। तो ये वहां पर 2003 में जब 14 फरवरी 2003 को कत्ल करने के बाद 16 फरवरी को हॉस्पिटल में एडमिट था और वहां से भाग गया तो इंदौर में अपने दोस्त परवीन के पास पहुंच गया और परवीन के पास जाकर ये वहां पे कुछ दिन रहने लगा। वो कोचिंग सेंटर चलाया करता था। वहां पर इसने अपने दोस्त के, जो परवीन नाम का इसका दोस्त था, उसके सारे आधार कार्ड, पासपोर्ट, सारे आईडी इसने स्कैन कर लिए और अपना नाम वहां पे परवीन बटेले कर लिया और उसकी आईडी पर अपने फोटो चस्पा कर दिए। इसलिए जहां भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता तो एक परवीन बटेले के नाम से दिखाता और जो ओरेकल कस्टमर केयर था उसमें भी ये इसी नाम से, परवीन बटेले के नाम से ही जॉब कर रहा था। और 2 बार बताते हैं कि 2 बार ये यूएस से भी घूमकर आ चुका है, लेकिन पुलिस इसे तब भी कभी नहीं पकड़ पाई किसी तरह का, क्योंकि ये अपना नाम और पहचान बदल कर रह रहा था। और जो अपने वाइफ और बच्चों से भी इसने झूठ बोला था, इसे किसी को भी नहीं पता था कि हम अपराधी के साथ रह रहे हैं। इसकी जो पत्नी निशा थी उसको भी नहीं पता था कि वो अपनी पत्नी का हत्यारा है जिसके साथ उसने शादी की है। तो इस तरह एक छोटी सी गलती, अगर वो कॉल सेंटर से लैंडलाइन नंबर से अपनी मां को फोन नहीं करता तो शायद वो कभी नहीं पकड़ा जाता। लेकिन सैल्यूट है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस को भी कि उन्होंने भी इस अपराधी का पीछा नहीं छोड़ा और लगातार वो इसके पीछे लगे रहे। हम कई बार देखते हैं कि अपराध जब पुराना हो जाता है, चीजें, फाइलें जब धूल फांकने लग जाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लेकिन इसी काम के लिए अहमदाबाद पुलिस लगातार लगी रही और 15 साल बाद जिन ऑफिसर ने इस फाइल को खोला उन्हें इस केस को अंजाम तक पहुंचाया और जो परवीन बटेले, जो रियल नेम जिसका तरुण था, वो पकड़ा गया और आज वो सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अपराध कितना भी बड़ा हो, अपराधी कितना भी शातिर हो, कभी छुपता नहीं है और कानून के हाथ कभी ना कभी अपराधी तक पहुंच जाते हैं। और ऐसा इस केस में भी हमने देखा कि कैसे 15 साल बाद एक अपराधी के एक गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंच ही गए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।